Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Metavir and I'm here with a very important video. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक रेगुलेटरी या एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को बेसल रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो कि है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जो कि यहाँ पे आरबीआई ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फर्दर डिले कर दिया है। तो क्या ये बफर है, कैसे ये बेसल से रिलेटेड है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कंसेप्चुअल टॉपिक है, मजा आएगा। इसको बहुत ही सिंपल मैनर में हम पढ़ेंगे, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। एंड ऐप के ऊपर मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी में मैं आपको करंट अफेयर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूं। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग एग्जाम्स की कवरेज एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइंस। चलो दोस्तों, बात करते हैं क्या ये काउंटर साइक्लिकल बफर है, क्यों मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो आरबीआई ने अभी लेटेस्ट न्यूज है, आरबीआई ने जो है रिव्यू किया है बैंक्स के लिए काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को, और बोल दिया है कि भाई हम इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों, क्या मतलब, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले बेसल गाइडलाइंस का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, बेसल जो हमारी गाइडलाइन, जो थर्ड गाइडलाइन है, जो कि हमारी 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उनसे रिलेटेड ये है। देखिए, बैंक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क होते हैं, और रिस्क को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका होता है आपके पास एडिक्वेट पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यही आरबीआई ने कि अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है तो आपके पास रिक्वायर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो वो रिक्वायर्ड कैपिटल डिफरेंट फॉर्म में आरबीआई ने बताया। ठीक है, पहला उन्होंने बताया कि यू नीड टू हैव कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑफ 8%, जो कि हमारे टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल एज ए पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए होता है। ठीक है, ये जनरली आपको पता होता है कि आपको एक एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना होता है, विच इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, T1 प्लस T2 एंड डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए। T1 कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आप नॉर्मल ऑपरेशंस के टाइम पे यूज करके अपने रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हो, और T2 कैपिटल वो है कि अगर आप इनसॉल्वेंट हो जाओ तो उसके बाद आपके पास कुछ अनडिस्क्लोज फंड्स रिजर्व्स होते हैं जो आप तभी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी दो तरह की कैपिटल होती है। एज ए पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए आपको 8% यहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो दिस इज द मैंडेटरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो बेसिकली आपके क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है। क्रेडिट रिस्क की, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, अगर वो ना चुका है तो वहां पे क्रेडिट रिस्क है, तो उसको मैनेज करना है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आप मेंटेन करो। ये हमारी बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 तीनों ही गाइडलाइंस में था। तो बेसल 3 में क्या नया था? बेसल 3 में यहाँ पे बोला कि आपको एडिशनल कैपिटल बफर्स मेंटेन करने होंगे, कि ये तो आप मेंटेन करते ही हो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए, लेकिन फॉर बेटर क्वालिटी आपको जो है एडिशनल बफर्स मेंटेन करने होंगे। कौन कौन से बफर? एक होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सीसीबी जिसको बोलते हैं, और एक होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जिसका जिक्र हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने किया। ठीक है, ये एक मैंडेटरी बफर है जो इसके एडिशनल में आप मेंटेन करते हो 2.5% ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 एज ए पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का ही पार्ट होती है। ठीक है, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है, ये आप टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हो, आप नजर रखते हो, और एज पर द इकोनॉमिक सिनेरियो, एज पर सर्टेन फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप डिसाइड करते हो कि हमें बफर, एडिशनल बफर मेंटेन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंडिकेटर्स को ध्यान में रखता है। वो इंडिकेटर्स का भी जिक्र करेंगे, और अगर वो इंडिकेटर्स वो ट्रिगर होते हैं, उसमें नंबर अगर ट्रिगर होता है तो आरबीआई इसको इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी बफर नहीं है। ये अभी के लिए क्या होता है, 0 से 2.5 कुछ भी हो सकता है, एज एंड व्हेन आरबीआई डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट इट। अब आरबीआई इसको इंप्लीमेंट करने से कैसे डिसाइड करेगा, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, अब हमें वो समझना पड़ेगा। तो एक बार जरा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि बेसल 3 ने हमें बताया कि आपको कुछ मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी होगी टू मैनेज द रिस्क इन द बैंकिंग सिस्टम, जिसका पहला कंपोनेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो आपको 8% मेंटेन करना होता है। तो आरबीआई ने इसको बोला हम 8 नहीं, हम 9% मेंटेन करेंगे, और भी बेटर। देन आपकी एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर आपको मैंडेटरी मेंटेन करना होगा। देखो, इन दोनों बफर्स का पर्पस ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो कुछ पैसा सेव कीजिए, ताकि अगर इकोनॉमी डाउन साइड जाए, इकोनॉमी या बिजनेस आप जैसे समझना चाहें, कि जब बैड फेज आए तो आप
इस पैसे को यूज करके एक बेहतर कुशनिंग का ये काम करेगा, समझ गए ना। तो जब डाउन टर्न आए, सिचुएशंस बेकार होने लगे, तो आप इस फंड्स को यूज करके एक एडिशनल बफर मेंटेन करते हो अलोंग विद दिस, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी है जो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे मेंटेन करते हो। ये जो है ये हम तब ट्रिगर करेंगे जब कुछ इंडिकेटर्स हमारे ट्रिगर होंगे। तो अभी के लिए आरबीआई ने बोला कि अभी हम इसको ट्रिगर नहीं कर रहे क्योंकि सर्टेन पैरामीटर्स जो है वो अच्छे चल रहे हैं, मतलब अभी जरूरत नहीं है इसको मेंटेन करने की। तो वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये जो ट्रिपल सीबी है ये जो है बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो हमारे पैरामीटर है वो है, सबसे मेन पैरामीटर जो है वो है क्रेडिट टू जीडीपी गैप। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, गैप का क्या मतलब है। देखिए क्या है कि आपका एक करंट क्रेडिट टू जीडीपी रेशो होता है, आपने जो क्रेडिट दिया हुआ है एज ए पार्ट ऑफ योर जीडीपी दैट इज सर्टेन परसेंटेज। मैं आपको जैसे बताता हूं, और सपोज ये हमारी रेशो निकल के आती है 65% टोटल लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी, ठीक है। तो दैट इज योर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो। अब ये जो है ये एक्चुअल हो गई, और एक आरबीआई जो एक मेथड यूज करता है, एक एचपी फिल्टर करके एक मेथडोलॉजी है, उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है। उस मेथड के बेसिस पे, उस मॉडलिंग के बेसिस पे आप फ्यूचर क्रेडिट जीडीपी ट्रेंड प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस मॉडल से जो वैल्यू निकल के आएगी क्रेडिट टू जीडीपी की, जो फ्यूचर ट्रेंड हो सकता है, वो वैल्यू आप निकालते हो। उसको एचपी फिल्टर करके बोला जाता है। एक्चुअल उसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है, नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता, ठीक है। तो अगर उस मॉडल के बाद आपकी वैल्यू सपोज 75% निकल के आई, तो ये एक पॉसिबल फ्यूचर ट्रेंड हो सकता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशो में, और ये हमारा करंट क्रेडिट टू जीडीपी रेशो है। तो इनके जो गैप होता है, इस गैप को बोला जाता है क्रेडिट टू जीडीपी गैप। अब यहां पे हम कब ट्रिगर करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 3% से कम है तो नो ट्रिपल सीबी, यानी कि आरबीआई ने अभी जो डिसाइड किया है कि अभी हम सीसीबी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब आपका क्रेडिट टू जीडीपी गैप जो है वो 3% से कम है, ठीक है। अगर ये 3% से ज्यादा आता है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर 15% तक हो जाती है, तो जो आपकी वैल्यू 0 से 2.5% होती है ना, तो अगर ये गैप 15% से ज्यादा हो गया तो आपका ट्रिपल सीबी 2.5% हो जाएगा। मतलब बैंक्स को कितना कैपिटल मेंटेन करना होगा, एक तो 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एंड अगेन एक्स्ट्रा 2.5% इस केस में काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। टोटल हो गया 14%, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये ट्रिगर कैसे होता है कि बेसिकली आरबीआई इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करता है, और एडवांस में 4 क्वार्टर के बेसिस पे, मतलब सपोज अब यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर में मॉनिटर किया होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे रिव्यू करके बोल दिया कि अब अगले साल तक जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर सिचुएशन बदलती है तो शॉर्ट नोटिस पे भी आरबीआई इसको ट्रिगर कर सकता है। तो क्या सिर्फ यही एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आरबीआई डिसाइड करता है? नहीं, ये सिर्फ एक मेन इंडिकेटर है, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री इंडिकेटर्स भी आरबीआई यूज करता है, लाइक आपके जीएनपी, ग्रॉस एनपी। अगर बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस बढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। अगर इसके साथ साथ एनपीएस भी बढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। सिर्फ एनपीए बढ़ना इज नॉट अ पैरामीटर, ये एक तरह का सप्लीमेंट्री पैरामीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल आउटलुक इंडेक्स, बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो आरबीआई ऑब्जर्व करता है उसके बेसिस पे, ठीक है। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल रेशो होती है कि आपकी जो इनकम है, जिसको एबिटा भी हम बोल देते हैं, जो आपकी इनकम है क्या वो सफिशिएंट एनफ है आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स को करने के लिए, ठीक है। जनरली दिस हैज टू बी 2:1, मतलब आपकी जो इनकम है वो ट्वाइस होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट पेमेंट से। तो क्या आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट, अपने लोन पेमेंट्स को कवर कर सकते हो कि नहीं? तो दिस इज अगेन, अगर ये रेशो कैसी चल रही है, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पे एक और जो रेशो होती है वो होती है इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ये भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंट रेशो है, इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल
क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, बेसिकली 3 ईयर का आप इंक्रीमेंटल देखते हो। जैसे आपने देखा 2021 में हमारी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये थी और 24 में हमारी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे ज्यादा जो डिपॉजिट्स हैं, वो ज्यादा जो नए डिपॉजिट्स आए वो ज्यादा लोन्स में चले गए क्या। देखो ये क्या होता है, आप डिपॉजिट्स लोन में देने के लिए ही रखते हो, लेकिन क्या वहां पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है क्या बैंकिंग सिस्टम में? क्योंकि अगर आप ज्यादा डिपॉजिट्स दोगे, ठीक है, लोन्स में, तो देयर इज अ स्ट्रेस दैट यू आर अगेन क्रिएटिंग ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर मैं बोलूं एक हेल्दी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होती है, वो 70 से 75 होती है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस करके 80 या हायर परसेंटेज लेके जाना चाहोगे तो आप एक रिस्क क्रिएट कर रहे हो बैंकिंग सिस्टम में। यू आर यूजिंग टू मच ऑफ योर रिसोर्सेज। कल को अगर आपको पैसा चुकाना पड़ जाए तो कहां से चुकाओगे? ठीक है, इवन अगर आपको सपोज आरबीआई रेट कट भी करता है और डिपॉजिट्स पे आपने जो इंटरेस्ट ऑफर किया है वो आपको करना है, तो आप लोन्स भी सस्ते नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यू आर हीटिंग अप योर ऑपरेशंस। तो एक हेल्दी रेंज ये होती है, इससे ऊपर भी खराब है, इससे नीचे इसलिए खराब है क्योंकि आप ऑपरेशनली एफिशिएंट नहीं हो, आप डिपॉजिट्स को लोन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जनरली एक हम हेल्दी रेंज मान लेते हैं। कुछ 70% के आसपास ही मानते हैं, कुछ 75%, कुछ 65 से 70। तो 70 इज ए हेल्दी रेंज, ठीक है। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पे सप्लीमेंट्री इंडिकेटर होता है कि ये कहीं हम टू मच क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो नहीं बढ़ा रहे। तो दोस्तों इस बेसिस पे यहां पे डिसाइड हुआ कि आपका जो गैप है वो अभी 3%, जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया ना, जो हमारा क्रेडिट टू जीडीपी गैप है वो 3% से कम है। और जो हमारे सप्लीमेंट्री डाटास अगर आप देखो तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, एक्सेप्ट जो हमारी इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये भी अब थोड़ा सा ठीक है। बीच में थोड़ी हीटेड अप हो गई थी, इट वाज अराउंड 80% के आसपास, ठीक है। तो अभी के लिए ये ठीक है क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट की है सिस्टम के अंदर, तो वहां से थोड़ा सा वी आर सेइंग कि इट इज बीइंग कंट्रोल्ड। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि अभी हम जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से आता है, देखिए जब भी कोई एक्स्ट्रा कैपिटल हम मेंटेन करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे आता है। तो जब बैंक्स यहां पे एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करेंगे तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है, उनके बिजनेसेस पे, तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। दोस्तों आई होप सेशन पसंद आया हो, सिंप्लीफाइड लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू कमेंट। और होमवर्क क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे उनको मैं अगर करेक्ट आंसर हुआ तो लाइक दे दूंगा, कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो कमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।